नमस्कार। सक्सेस पॉइंट इंडिया के चैनल जीके कुछ में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी को सुप्रभात, जय हिंद और नमस्ते। जैसा कि हमने अपनी कल वाली क्लास देखी और उसी के अनुसार आज अपनी क्लास प्रारंभ कर रहे हैं और आप सभी के बीच एक स्पेशल श्रृंखला के साथ प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन है कि लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का किस वर्ष संशोधन किया गया। ये देखिए लैंगिक अपराधों से बचने के लिए बच्चों का जो एक संरक्षण अधिनियम है पॉक्सो कहलाता है। पॉक्सो में संशोधन किस वर्ष किया गया था ये पूछा जा रहा आपसे। 2017, 2019, 2020 या फिर 2018। क्लियर है? अब सभी लोग इसका आंसर करिएगा। चलिए अब देखिए बात करें, राज्यसभा ने लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो जो संशोधन विधेयक था, इस संशोधन विधेयक को 2019 में अपनी मंजूरी प्रदान की। यानी इसमें संशोधन कब हुआ? बी ऑप्शन आपका सही है। यानी कब हुआ? 2019 में हुआ। अब बात करें प्यारे अभ्यर्थियों इस अधिनियम की, तो ये जो पॉक्सो अधिनियम है, ये पॉक्सो अधिनियम आपकी यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और वेश्यावृत्ति जैसे अपराधों से बच्चों की सुरक्षा का प्रावधान करता है। क्लियर हुआ? यानी किसी भी प्रकार का कुछ अगर गलत है और एक कदाचार वाला मामला है या फिर आपका हम ये कहें कि एक यौन शोषण का मामला है, अगर बच्चों को लेकर के ऐसा है तो पॉक्सो एक्ट के तहत ऐसा करने वाले व्यक्ति को सजा का प्रावधान है। क्लियर है? तो ये संशोधन हुआ था 2019 में। अगला क्वेश्चन देखें तो देखें भूगोल का क्वेश्चन है कि भौगोलिक निकटता के आधार पर क्षेत्रीय समूहों में देशों का समूहन क्या कहलाता है। आपके भूगोल के साथ साथ आपके इकोनॉमी को टच करता हुआ क्वेश्चन कि भौगोलिक निकटता के आधार पर क्षेत्रीय समूहों में देशों का समूहन क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिएगा आप। ऑप्शन है आपके सामने समाजवाद, साम्राज्यवाद, धर्मनिरपेक्षवाद या क्षेत्रवाद। और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर है आपका। तो सही उत्तर की बात करते हैं, कमेंट करिएगा अगर आपको पता है। बात करें तो देखें ये जो भौगोलिक निकटता के आधार पर क्षेत्रीय समूहों में देशों का जो समूहन होता है ये आपका क्षेत्रवाद कहलाता है। यानी भौगोलिक निकटता के आधार पर क्षेत्रीय समूहों में देशों का समूहन क्या कहलाता है? क्षेत्रवाद कहलाता है। क्लियर हुआ? बात करें अगर प्यारे अभ्यर्थियों समाजवाद की, तो देखिए यह एक आपका ना आर्थिक सामाजिक दर्शन है। जो आपका समाजवाद है ये समाजवाद आपका आर्थिक सामाजिक दर्शन है जिसमें धन का जो वितरण है, इस धन का वितरण और स्वामित्व समाज के नियंत्रण में होता है। धन का वितरण और धन का स्वामित्व समाज के नियंत्रण में है तो वो समाजवाद कहलाएगा। ऐसे ही बात करें साम्राज्यवाद की, तो देखिए जब कोई एक राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव बढ़ाने के लिए दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, इसे साम्राज्यवाद कहते हैं। और जैसे बात करें धर्मनिरपेक्षवाद की, तो सरकार धर्म के मामले में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकती, यह कहलाता है आपका धर्मनिरपेक्षवाद। क्लियर हुआ? तो सही उत्तर क्या है आपका? क्षेत्रवाद। अगला क्वेश्चन स्टैटिक जीके का है कि केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली का प्रदर्शन कौन सा है। ऑप्शन कुंधेई, दूसरा ऑप्शन है पावकुथु, तीसरा ऑप्शन है गोमबेट्टा और चौथा है आपका यमपुरी। चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? केरल का एक पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली का प्रदर्शन। और सही आंसर होगा प्यारे अभ्यर्थियों पावकुथु। ठीक है, पावकुथु यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पावकुथु जो एक विशेष प्रकार का कठपुतलियों का नृत्य है, यह केरल के पलक्कड़ जिले में प्रसिद्ध है। जो कठपुतलियों का एक क्या है? विशेष प्रकार का एक नृत्य है। इसे जो है ना, इसे थोलप्पावकुथु कहते हैं। इसको पावकुथु को ही थोलप्पावकुथु के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ? ऐसी बात करें अपने सभी ऑप्शंस की, तो जो आपका ये कुंधेई है, कुंधेई आपके ओडिशा का
ओडिशा में ओडिशा के कठपुतलियों का नृत्य है। ऐसे ही आपका गोम्बेट्टा आपके कर्नाटक का है। तो उसी प्रकार जो यमपुरी है, यमपुरी आपके बिहार में किया जाने वाला कठपुतलियों का एक विशेष प्रकार का प्रदर्शन माना गया है। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें और अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वे पशु जो रात्रि के दौरान सक्रिय होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑरोरल है, डायूर्नल है, या फिर नॉक्टर्नल है, या फिर बोरियल है? सही आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो ऐसे जंतु, ऐसे पशु जो रात्रि के दौरान सक्रिय होते हैं उन्हें कहते हैं हम क्या? नॉक्टर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉक्टर्नल, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो रात्रि में जो सक्रिय हो वो आपका नॉक्टर्नल कहलाता है। जैसे उल्लू है, चमगादड़ है, कॉकरोच हो सकता है ना। डायूर्नल की बात करें तो ये ऐसे जंतु होते हैं जो दिन में सक्रिय होते हैं, वो डायूर्नल कहलाते हैं। और ऑरोरल की बात करें तो ऑरोरल वे विशेष प्रकार के जंतु या पशु होते हैं जो दिन के शुरुआती घंटों में तो सक्रिय होते हैं, बाद में ये धीरे धीरे डीएक्टिवेट जैसे होने लगते हैं। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जेनोसाइड शब्द, जो जिसे नरसंहार के नाम से भी जानते हैं, जेनोसाइड शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? जेफरसन, या फिर राफेल लेमिकन, या फिर एलेनोर रूजवेल्ट, या फिर थॉर्नबेरी? इन चारों में से सही उत्तर है आपका राफेल लेमिकन। राफेल लेमिकन एक पॉलिश वकील है ये, ठीक है, एक पॉलिश वकील। इन्होंने जेनोसाइड शब्द की उत्पत्ति 1944 में की। यानी जेनोसाइड जो शब्द है, इस जेनोसाइड शब्द की उत्पत्ति 1944 में इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम है एक्सिस रूल इन ऑक्यूपाइड यूरोप, एक्सिस रूल इन ऑक्यूपाइड यूरोप में इन्होंने 1944 में इस जेनोसाइड शब्द की उत्पत्ति की। अगर जेनोसाइड को देखेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, जेनो और साइड। जेनो का एक ग्रीक वर्जन होता है आपका जेनोस। जेनोस का मतलब जनजातियां या जनजाति, और साइड का मतलब होता है किलिंग यानी हत्या। तो जनजातियों की एक विशेष प्रकार की हत्या जेनोसाइड के नाम से जिसे जानते हैं, यह जेनोसाइड की उत्पत्ति 1944 में आपके राफेल लेमिकन द्वारा इसको क्रिएट किया गया। क्लियर हुआ यहां तक? अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि को गठित किया जाता है? अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 269, या फिर अनुच्छेद 256, या फिर अनुच्छेद 266? किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में भारत की संचित निधि को गठित किया गया है? और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी संचित निधि का जो प्रावधान है, ये संचित निधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 266 के भाग 1 के तहत किया गया है। क्लियर है? समान प्रावधानों के साथ प्रत्येक राज्य की अपनी संचित निधि हो सकती है। अपनी संचित निधि हो सकती है जिसमें सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय दोनों इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। फिर से समझिएगा, संचित निधि क्या होती है? सरकार को पहुंचा राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय, ये क्या कहलाता है आपका? ये संचित निधि है। और संचित निधि को शामिल किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एमवी एक्ट यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत बिना टिकट यात्रा एक दंडनीय अपराध है? दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 1988 की किस धारा के तहत बिना टिकट यात्रा करना प्रतिबंधित है, यानी अवैध माना जाएगा? धारा 129, धारा 185, या फिर धारा 124, या फिर धारा 180? और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 124 के तहत, धारा 124 के तहत सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, बिना टिकट यात्रा करना प्रतिबंधित है। यानी अगर आप ऐसा करते हैं तो यह एक आपके लिए क्या है? दंडनीय अपराध है। क्लियर हुआ? मतलब कि क्या है कि सबसे पहले क्या है कि देखिए, भारतीय संसद द्वारा इसको पारित किया गया। ठीक है, भारतीय संसद द्वारा इसको पारित किया गया, जिसे मोटर वाहन अधिनियम या एमवी एक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर हुआ? यह जो है ना, तो वाहनों के लिए, यह सड़क पर चलने वाले सभी वाहनों के ऊपर एक विशेष प्रकार का एक अधिनियम बनाया गया। ठीक है, जिसको पूरे भारत देश में लागू किया गया है।
क्लियर हुआ। ऐसे ही बात करें, देखिए धारा 180 की अगर हम बात कर लें तो धारा 180 का मतलब होता है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के किसी भी वाहन को चलाना। उसी प्रकार धारा 185 कहती है कि किसी भी प्रकार के नशे में आप वाहन को नहीं चला सकते हो। नशे में वाहन चलाना एक जुर्म है, जिसमें धारा 185 का प्रावधान किया गया है। और आपकी धारा 129 कहती है कि 4 वर्ष से ऊपर आयु के सभी बच्चों और वयस्कों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है 2 पहिया वाहन के लिए। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलें। देखिए पूछा गया कि सिग्नल ऐप किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मॉक्सी, मार्ली स्पाइक या फिर एलन मस्क या फिर मार्क जुकरबर्ग या फिर जेफ बेजोस। सिग्नल ऐप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों आपका मॉक्सी मार्ली स्पाइक। मॉक्सी मार्ली स्पाइक द्वारा सिग्नल ऐप क्या किया गया? सिग्नल ऐप स्थापित किया गया। यह एक विशेष प्रकार का इनक्रिप्टेड ऐप है। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि एक विशेष प्रकार का प्राइवेसी युक्त ऐप। ठीक है, यह एक जो है ना इनक्रिप्टेड ऐप है जो इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने और दूसरे व्यक्ति को कॉल करने की सुविधा प्रदान करता है। क्लियर हुआ। यह जो है तो प्राइवेसी पर आधारित एक ऐप से, जैसे मैंने अभी बताया कि प्राइवेसी पर आधारित है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या कर सकते हैं कि आप ग्रुप चैटिंग कर सकते हैं और वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी आपको इसमें मिलेगी। क्लियर हुआ। तो यह क्या है कि किसके द्वारा स्थापित किया गया? मॉक्सी मार्ली स्पाइक के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलें। मार्च 1919 में खिलाफत समिति कहाँ बनाई गई? प्यारे अभ्यर्थियों, और सही उत्तर होना चाहिए आपका ए ऑप्शन यानी बॉम्बे। बॉम्बे में देखिए खिलाफत समिति का गठन किया गया। किस लिए? तो देखिए खलीफा की तत्काल शक्तियों की रक्षा हेतु। बगदाद के खलीफा, ठीक है, इतिहास में इसका जिक्र किया गया है कि बगदाद के खलीफा की तत्काल शक्तियों की रक्षा हेतु मार्च 1919 में बम्बई में एक समिति का गठन किया गया जिसे खिलाफत समिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाद में आप देखते हैं कि 1919 में भारत में खिलाफत आंदोलन भी प्रारंभ होता है आपके लखनऊ क्षेत्र से, जो कि 1919 से लेकर के 1921 तक चलाया गया था। क्लियर हुआ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में उपस्थित उंगलियों जैसी संरचना क्या कहलाती है? छोटी आंत की जो आंतरिक दीवारें हैं ना, उनमें जो उंगलियों जैसी, फिंगर जैसी जो संरचना है उन्हें क्या कहते हैं? विली कहते हैं, आंतरस कहते हैं, रोमेड कहते हैं, बियर्स कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर और मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। तो सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका विली। विली का मतलब है कि विली जो है ना, तो यह एक पचे भोजन को अवशोषित करने में मदद करती है। यह आंतों की दीवारों की सतह को बढ़ाने के लिए भी कार्य करती है तथा साथ ही साथ ये जो विली जो है ना, ये आंतों के भीतरी दीवारों में पाई जाती है। यानी कि जो छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर जो उपस्थित उंगलियों जैसी संरचना है वो कहलाती है आपकी विली। क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों। आज के कुछ को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल अगले नए एक प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।